प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को आज एक ज़रूरी मुद्दे पे बातचीत करना चाहूँगा। वो मुद्दा सभी नए अधिवक्ता साथियों से ज़्यादा जुड़ता है अपेक्षाकृत पुराने। जिन अधिवक्ता साथियों ने 2022, 23, 24 में LLB करके और अपने आप को प्रिपरेशन के मोड में PCSJ के लिए कर लिया था या कर लिया है, उनके लिए एक मुश्किल घड़ी हो सकती है अगर माननीय उच्चतम न्यायालय, जैसा कि बहुत शोर है कि 3 साल का अनुभव लगा सकता है, अगर 2 ही का लगाता है तो 23 वाले उतना प्रभावित नहीं होंगे, 22 वाले उतना प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वो भी प्रभावित हो सकते हैं अगर उससे जुड़ी प्रक्रिया संदर्भित बातों में कोई कमी वो रखते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने में देरी कर दी है, बार में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तमाम तरीके की व्यवधान परक बातें हैं। तो ये बात ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि जब आप इन परिस्थितियों में हों तो आपकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसी है, ये डिपेंड करता है। ज़्यादातर अधिवक्ता साथी जो प्रयागराज जैसे शहर में आके तैयारी कर रहे, पटना में तैयारी कर रहे, वो बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं। लेकिन दिल्ली, मुखर्जी नगर, जोधपुर, कोटा, महंगे शहरों में जहाँ नॉर्मली 15,000 रुपये का रहने का खर्चा है, वहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें इतना रिदम है, उनके गार्जियन में इतना रिदम है, इतना पावर है, बैक सपोर्ट है कि वो बच्चे को कह सकते हैं कि तुम इसी में मास्टर डिग्री कर डालो, LLB करके आए हो, 2 साल मास्टर डिग्री करोगे और कोर्ट भी जाते रहो, पैसा हम देंगे। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या खुद से जो अधिवक्ता साथी ऐसी हिम्मत कर पाएँ, कचहरी में संतोष कर दें जो सामने वाली वैकेंसी है, इसमें मत बैठें, बैठ ही नहीं सकते, लेकिन 3 साल के लिए कमर कसें और मास्टर डिग्री करें, साथ में प्रैक्टिस करें और समय को ऐसे जाने दें। लेकिन आज की मूल बातें जिस बिंदु पर मैं करना चाह रहा हूँ, वो एक सिचुएशन हमारी कॉमन रूप से आपसे मिलती है, उसका उल्लेख करके करूँगा। असल में जब 2006 के बाद 7 बीता, 8 बीता, 9 बीता, 10 बीता, कोई वैकेंसी जूनियर डिवीज़न यूपी में नहीं आई। उसी बीच में झारखंड 2009 की वैकेंसी आई तो उसका मेंस लिखने गया। उस ज़माने में राजस्थान जूनियर डिवीज़न में प्री नहीं हुआ करता था, उसका मेंस लिख के आया। लेकिन दोनों जगह जब मेंस का नंबर आया तो चिंतित करने वाला नंबर था, बेचैनी बढ़ रही थी, मन में ये भी अभाव आता था कि ये तैयारी इस जोन में करना ठीक है कि नहीं, पता नहीं कैरियर सेटल होगा कि नहीं। उसी समय हमारे अपने खुद के परिवार में छोटे भाई के सहयोग से हम इस स्थिति में आ गए कि हम दिल्ली जा सकते हैं। और उस समय मुझे याद है दिव्यकीर्ति सर पहली बार प्रयागराज आए थे। उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग के लिए एक सेमिनार आयोजित किया था, सेमिनार हमने ज्वाइन किया था। मेरे भी मन में भाव आया, उस समय खाली समय गुजर रहा था, ना तो लोअर, ना तो PCS, ना तो APO, खाली समय गुजर रहा था, सबसे बड़ा मैं। तो मन में भाव आया कि दिल्ली चलते हैं और IAS की तैयारी करते हैं। उस ज़माने में सब्जेक्ट हुआ करता था, प्री में सब्जेक्ट रख के आदमी और GS देता था। मैं जैसे गया उसी साल CSET आ गया। पुरुषोत्तम अग्रवाल UPSC के चेयरमैन हुआ करते थे। तो आप देखिए, हर व्यक्ति का प्रारब्ध, हर दौर का प्रारब्ध अलग होता है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं गया ही नहीं था कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा। वहाँ कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जब मैंने तैयारी शुरू की, ध्येय चूँकि वही था, हिंदी फिलॉसफी सब्जेक्ट में रख दिया। 2 सब्जेक्ट तभी भी रखा जा सकता था, लेकिन GS के नाम पर CSET हो गया था। अब CSET के नाम पर जो चीज़ें सबको पढ़नी थी वो हमें भी पढ़नी थी। उसमें तब ऐसा नहीं था कि 45% ले आइए चलेगा,
आपको उत्तीर्ण होने से ज़्यादा नंबर जितना ले आई उतना फ़ायदा नहीं हुआ। उसके मैथमेटिक्स रीजनिंग उसकी स्पीड में हम नहीं सर्वाइव कर पाए, नहीं हुआ प्री। फिर अगले साल बैठे, फिर प्री नहीं हुआ। 2 साल पूरी कोचिंग, पूरी पढ़ाई, सब कुछ डूबने लगा। पर्सनल लाइफ में इतना झंझावात रहा कि मुझे लगा कि ये तो मेरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा। मैं वहाँ से लौटा अगस्त 12 में, 10 अगस्त में गया था, 12 अगस्त में लौटा। 2 साल ठीक के वहाँ रहा। तो ये बात मैंने इसलिए सुनाई आपसे कि ऐसे मोड़ आता है कि जहाँ समझ में नहीं आता करें क्या। अब ये जो नए बच्चे आए हैं, इनका माइंड सेट पहले से रहा होगा कि हम एलएलबी करके और तुरंत पीसीएसजे की तैयारी करेंगे, लेकिन उनके सामने ये नहीं पता था कि ये अनिवार्य रूप से अनुभव जैसी कोई बात है। हालांकि अभी लगा नहीं है, लगने की अत्यधिक संभावना है। अगर आप लोगों के समक्ष ऐसा हो जाता है तो 2-3 मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये शायद आपको लाभकारी हो। अधिकतर बच्चे केवल एपीओ को फोकस करके तैयारी करें, चाहे अपने स्टेट का, चाहे बिहार का, चाहे अनदर स्टेट का। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप एपीओ अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, आपको लॉ का ज्ञान भी हो जाएगा, प्रक्रिया विधि और हिंदी जीएस पे आपकी पकड़ भी बनी रहेगी। तो सर्वोत्कृष्ट उपाय तो ये है, लेकिन ये उपाय भी फेल हो सकता है अगर माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें भी अनुभव अनिवार्य करे। जो कचहरी की हालत है, मैं आतंकित आपको करने के लिए नहीं बोल रहा, एक बात कह रहा, घबराइए नहीं, 99.99 ऐसा होगा नहीं। तो ये आप करें, और अगर वो कंडीशन आता है कि एपीओ भी ब्लॉक हो जाए तो क्या करें। तो उस स्थिति में ईमानदारी से माइंड मेकअप करके आएँ कि एलएलबी के बाद मुझे मास्टर डिग्री करनी है। मास्टर डिग्री की क्लास लें और बचे हुए समय को कोर्ट में लगाएं, आना जाना सीखें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट रखें। जब 3 साल बाद आप प्रिपरेशन के लिए आएँ तो आपकी कमियां ना रहें। हालांकि इस मुद्दे पर दोबारा वीडियो जब जजमेंट आ जाएगा मैं विस्तार में बनाऊंगा, लेकिन अभी जिसकी जिज्ञासा है, जो बेचैन है कि हमारा क्या होगा, उसके लिए एक रेलिवेंट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं, बहराइच से हैं, प्रयागराज में तैयारी करते हैं। उनका कमेंट आया, व्हाट्सअप मैसेज आया कि सर हम आपको रेगुलर सुनते हैं, लेकिन ये कंडीशन है, इस पर कुछ गाइड कर दें। तो मुझे उनकी बात इतनी रेलिवेंट लगी कि ये तो इन्हीं की नहीं, नए बहुत सारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी होंगे कि भले वो 2020 के एलएलबी है, लेकिन अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम पास नहीं, तो सीओपी अलॉट नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तमाम नौबत है। तो इन सारे अधिवक्ता बंधुओं, बहनों को टारगेट करके वीडियो में आज का संदेशित कर रहा हूँ, परमात्मा करवा रहा है कि आप इस मनः स्थिति को समझें कि वैकल्पिक रूप से हम कर क्या सकते हैं। तो पहला तो ये कि एपीओ की ओर मुड़ सकते हैं, अगर वहाँ रास्ता साफ है, सही रहेगा ही। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 100% वहाँ टोका टाकी नहीं होगी। आप देख रहे हैं राजस्थान में बगैर इंटरव्यू के अब की बार एपीओ हो रही है, तो वहाँ एक वर्कर चाहिए, बहुत बड़ी पर्सनालिटी की भी भूमिका नहीं है, बढ़िया जो बहस कर ले, जो मुकदमे में सरकार का पक्ष सही से रख पाए, प्रक्रिया कानूनी विधि की समझ हो। रही बात, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो लचर करके आए हैं, कोरोना पीरियड में आपकी एलएलबी है, आपके प्रक्रिया विधि की समझने की गहराई नहीं है, तो ये मान के चलें कि ये क्या एपीओ क्या जे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस स्थिति में आपके पास 4 दिशा में जाने का रास्ता खुला है। क्यों? आपको यहाँ जितनी मेहनत करनी है, उतनी मेहनत अगर आप बीटेक करने वालों, एमबीबीएस करने वालों, या अन्य साइड से ग्रेजुएशन होकर और स्टडी को सिविल सेवा में अप्लाई करना, जैसे सिविल सेवा की जो वैकेंसी 25 वाली 4 अप्रैल तक भरी जा रही है, उसमें परिवहन विभाग में अभियोजन अधिकारी का भी पद है, रजिस्ट्रार का पद है। ये एलएलबी करने वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस देता है। आप देखें कि जो बच्चे पीसीएस में भी सफल हो रहे हैं, वो भी पहली, दूसरी, तीसरी बार में हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होता। यानी अगर आप
नए स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ भी सलेबस देख लें, तय कर लें कि वहाँ तो इंग्लिश भी नहीं होती। यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, अगर इंग्लिश आपकी वीक है, बिल्कुल स्पेलिंग एरर होता है, तमाम तरीके की दिक्कत है, तो आप पीसीएस की तैयारी उठाएं, वहाँ एक शब्द इंग्लिश में नहीं लिखना है। और अब तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं चुनना है, सबके लिए कॉमन हो गया है। तो मैं एक दृष्टि से देखता हूँ कि जितनी मेहनत आपको एचजेएस के लिए करनी है, जो असंभव सी लगने लगी है यूपी की खासकर, उससे बहुत कम मेहनत करनी है एपीओ के लिए। और एपीओ से भी कम, क्या कह रहा हूँ, एपीओ से भी कम मेहनत करनी है आपको आरओ बनने के लिए, जो 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। मान लीजिए इसमें आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, दोबारा वैकेंसी आएगी, उसमें लग जाइए। तो आपके पास कमीशन के द्वारा ही ली जाने वाली आरओ एक परीक्षा हो गई, एपीओ हो ही गया। और अगर आप जज्बाती हैं, आप धैर्य रख के नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना लंबे समय तक जीएस के 8 खंड पढ़ने की मादा नहीं, तो आप अंडर 25 हैं, आप अपनी हाइट वगैरह देख लें, आपकी शारीरिक फिटनेस क्या कहती है। एसआई की भर्ती आई हुई है, दौड़ लगा दीजिए, आप ही में से कोई नायब दरोगा हो जाएगा। तो ऐसे विकल्प आपको चुनने चाहिए। अगर आप शारीरिक फिटनेस वाले व्यक्ति नहीं हैं, लामे ही सक्सेस चाहते हैं और इसी 3 साल में चाहते हैं, जो अनुभव की बाधा सीमा लग रही है, तो आपको निजी क्षेत्र में, जैसे बैंक में ला मैनेजर की नौकरी है, लीगल एडवाइज़र की नौकरी है, ये संघ लोक सेवा आयोग से भी आती है और प्राइवेट कंपनियां और बैंक भी निकालते हैं। वो रोजगार समाचार में उस पर आपको निगाह बनाए रखनी चाहिए, वहाँ अप्लाई करके आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप निकाल सकें। और इन सब बातों के अलावा अगर आप में हिम्मत है, इंग्लिश भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो कम एज में भले से एलएलबी करके आप आए हैं, लॉ ऑनर्स करके आए हैं, आप यूपीएससी का सिलेबस देख लें, उसके मानकों पर अगर आप खरा उतरते हैं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लें। 3 साल में जहां आप एलएलबी का अनुभव लेंगे, कौन पता आपको परमात्मा डायरेक्ट जिला कलेक्टर बनाने को लिखा हो भाई। जैसे मैं गया था, वो मेरी परिस्थितियां दूसरी थी, तब मेरे पास सिलेबस हम कमीशन ने जारी किया, यूपीएससी कमीशन ने जारी किया, तब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया। मुझे खूब याद है, दिव्य कीर्ति सर के यहाँ निर्माण कोचिंग संस्थान है, वहाँ एएलएस, तमाम इंग्लिश की संस्थाएं, बहुत संस्थाएं हैं, सारे बच्चे सड़क पर थे, सीसेट के विरुद्ध में मारामारी हो रही थी। उस बीच में हम 2 बार आईएएस का एग्ज़ाम दिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाए। यही बात मैं आप सभी को कहूँगा, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जज्बाती हैं, हिम्मती हैं, तो आपको वहाँ भी ट्राई करने का मौका है। अगर कम एज के हैं, यानी 22 साल की एज है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। एक ऐसी उम्र है अंडर 25 की, जहाँ आप किसी दिशा में बढ़ के आप कैरियर में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। हतोत्साहित इसलिए ना हो, आपके यूपी पीसीएस में क्या 2018 का यूपी पीसीएस फाइनल रिजल्ट, क्या 19, क्या 20, क्या 21, क्या 22, क्या 23, 24 का एग्ज़ाम हुआ है। 18 से जोड़िए तो 6 बार यूपी पीसीएस का रिकॉर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, 90% पद इसको ग्रेजुएशन के समय ना पढ़ने वाले बच्चे पा रहे हैं। मतलब जो बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस करके आते हैं, वही बच्चे एसडीएम, एसडीओ, टीटीओ, सीटीओ बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी यूपी पीसीएस का सिलेबस है, वो 1.5 साल में ख़त्म हो जाने वाला सिलेबस है, और आपको जुडिशरी से ज़्यादा चार्म देगा वो। मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, लेकिन आपका अप्रोच कैसा है, वहाँ भी आप विकल्प देख सकते हैं। लेकिन ये तभी मुड़ें जब आप सिलेबस देख के लगे कि ये हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने सारे मुद्दे पे बात कर ली। आप जिस दर्जे के अधिवक्ता होंगे, उस दर्जे को चुन लोगे। अगर आप बहुत कमतर तैयारी में चाहते हैं तो सीजीएल, एसएससी, नायब दरोगा। अगर आप उससे बेटर हैं तो आरओ या यूपी एपीओ। अगर उससे बेटर है यूपी पीसीएस, और अगर सबसे ज़्यादा बेटर है तो आईएएस। यही तरीका होता है कैरियर संवारने का।
अब इसके से अलावा निजी क्षेत्र की जो बातें हमने कही वो तो आपने सुनी ही। इन सब चीज़ों पे अगर गौर फरमाएंगे तो ऊबेंगे नहीं, उखला पत्र नहीं ना देंगे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं कहीं से, बीएससी एमएससी करके एलएलबी किए हैं, बीकॉम एमकॉम करके एलएलबी किए हैं, कोई भी ग्रेजुएशन होके आप डबल हैं, ये बातें उन स्टूडेंट पे लागू नहीं होती जो ग्रेजुएशन किए बगैर लॉ ऑनर्स की डिग्री 5 साल वाली लेते हैं। लॉ साल जो 5 साल की एलएलबी करके आए हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उसमें जाने के लिए उनकी बड़ी मांग है, होनी भी चाहिए। इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होती है, और आप जानते हैं साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों में इंग्लिश का ही बोलबाला है। वहाँ अगर आप कोई भी लीगल फर्म में ज्वाइन करेंगे तो इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो इस सेक्टर के अधिवक्ता साथियों को अगर 3 साल के अनुभव को झेलना नहीं है तो निजी सेक्टर में अप्लाई करना चाहिए, और अच्छा पैकेज मिलता है। बैंक मैनेजर की नौकरी, लॉ बैंक मैनेजर की अच्छी नौकरी मिलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। ये सारे मल्टीपर्पज़ हैं जहाँ आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। लॉ ऑनर्स की ही डिग्री नहीं देता, ग्रेजुएशन की भी वो मान्यता देता है। यानी अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी किया है तो 6 साल खपाया है, और अगर केवल कोई लॉ ऑनर्स है यानी वो भी ग्रेजुएट है, वो भी अगर हिम्मत कर पाए तो पीसीएस और आईएएस डायरेक्ट बैठ सकता है। उसको फिर से ग्रेजुएट करने की ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। वो माना जाएगा ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएट तो है, लेकिन कैसा ग्रेजुएट है? लॉ ग्रेजुएट। लेकिन जो 3 साल करके ग्रेजुएशन के बाद आता है वो डबल ग्रेजुएट होता है। एक तो वो उस सब्जेक्ट से होता है, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, और एक वो लॉ से ग्रेजुएट होता है, तो डबल ग्रेजुएट होता है। और जो लॉ ऑनर्स होता है सिंगल ग्रेजुएट होता है। इस बात को भी फ़र्क समझें नए अधिवक्ता साथी जिनको टेक्निकल पक्ष ना जानकारी में हो, तो वो भी डायरेक्ट पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या किसी अनदर स्टेट के पीसीएस के लिए जो उससे निचली स्तर की परीक्षा एसएससी करवाती है, उसमें आप आजमाइश कर सकते हैं। सबके लगभग कॉमन सिलेबस हो चुके हैं। सब्जेक्ट जब से हट गया तब से कॉमन हो गया, जीएस के नाम पर सारे पेपर पढ़ने हैं आपको। हर चीज़ की स्ट्रेटजी होती है। आप खुद देखिएगा 2024 पीसीएस में इतना पद हो गया है, मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, जब ये भर्ती फाइनल होगी और इसी साल होगी दिसंबर के पहले, आप देखेंगे कैसे हर चौथे घर में से एक पीसीएस अधिकारी बना। आपको उस समय याद आएगा, काश हम ये इतने बड़े मृग मरीचिका में न फंसे होते, हम इतने बड़े महत्वाकांक्षी ना होते, तो शायद हम भी यहाँ एक छोटा सा पद लेके कम से कम नौकरी तो पा जाते। टीटीओ एक पद होता है, ट्रेजरी टैक्स ऑफिसर। सीटीओ एक पद होता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पीसीएस में लगभग 23 से 24 कैटेगरी में पद डिवाइड हैं। आपको तो एचजीएस में केवल हायर जुडिशरी की सेम पोस्ट मिलेगी, चाहे पहली रैंक मिले चाहे 83वीं। लेकिन जब 83वीं माननीय उच्च न्यायालय भरे तब ना, 83 का उल्टा कर दीजिए, 38 भर ले तो बड़ी बात है। जिस तरीके से बेईमानी चल रही है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया खुली भर्ती का, कोई सिलेक्शन नहीं पाया है। यही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 2018 से कर रहा है। 19 में किया, 20 में किया, 21 में किया, 22 में किया, 23 में भी वो कर दिया। एक परंपरा चल चुकी है कि आप योग्य नहीं हैं, और योग्य ना घोषित करने के लिए बहुत बेढब तरीके अपनाए जा रहे हैं जो साफ साफ बेईमानी को संकेतित करते हैं। हताश निराश उच्च स्तरीय तैयारी करने वाले अधिवक्ता साथी इस पर गौर फरमाएं और अपने कैरियर में डायमेंशन दें। नहीं तो अगर हाई कोर्ट के जाल में फंसे तो ज़िंदगी 2 कौड़ी की हो सकती है। मतलब समय तो आपका जाएगा ही जाएगा, और आपकी ऊर्जा इतनी चुस जाएगी कि आप किसी काम लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इतनी योग्यता होते हुए, यानी जब इतना आप डिजर्व करते हैं, तो कमीशन की भर्ती में भी अब कॉमन सब्जेक्ट है, आपको अपने किस्मत को आजमाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इतनी एलिजिबिलिटी के साथ अगर कहीं डायरेक्ट भर्ती हो रही है जहां आपका प्रैक्टिस का भी काम पूरा हो रहा है और 4 पैसे की इनकम हो रही है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप वो सारे प्रयास कीजिए। हाथ पे हाथ रख के कमरे में बैठे रहेंगे,
लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप जब उस संदर्भ में प्रयत्न करेंगे तो खुद ब खुद चल के आपको सफलता वर्ण करेगी। आज के वीडियो में मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये तय नहीं हो पा रहा है कि हाई कोर्ट स्तर पर जो HJS होता है उसमें बहुत सीमित स्थिति बन रही है, बहुत सीमित अवसर है, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती नहीं। जैसे इन 83 पदों के लिए 4500 लड़के बेचारे इंतजार कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। नई प्री की डेट आ रही है, कुछ बताने पर तैयार नहीं हाई कोर्ट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो और अंत में कुछ पता नहीं है कि कितने लोगों का होगा, 38 से भी कम किसी का ना हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहली बार ऐसा निकाल दे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल अगोरे, 4 बार यूपी PCS का लात मारे, 4 बार ARO का लात मारे, 4 बार अपने आप को तूरम खां बनते रहे, अंत में आप हुए क्या? फिसड्डी। आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? आपने वो धृष्टता की है और जान कर की है। अगर जान कर आप बार बार अनजान बन रहे हैं तो आप पर काल सवार है, आपको भोगना चाहिए। ये बात उन अधिवक्ता साथियों को कह रहा हूं जो योग्य हैं, जो BTC B.Ed ये सब करके बहुत आराम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिद है कि हम बनेंगे तो सम्राट ही बनेंगे। तो सम्राट बनने के खतरे भी जान लीजिए, कितना मुश्किल से सम्राट बन पा रहा है कोई। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक हैं, ये ज़रूरी थी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पसंद आएंगी आप सभी अधिवक्ता साथियों को, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियो में ऐसी बातें होती रहेंगी। जब जजमेंट आ जाएगा, मान लीजिए 2 ही साल का अनुभव लगाया, या मान लीजिए सरकार का निष्कर्ष ये है कि नहीं लगाया, जो भी होगा उस पर फिर बात करेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। अगर आप किसी कार्यक्रम से जुड़ना नहीं चाहते, ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो इसमें ज़रूरी सूचनाएं आपके लाभ के लिए हो सकती हैं अगर आप जुडिशरी के फील्ड में या प्रतियोगिता जगत में तैयारी में हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों या अन्य प्रतियोगियों के तक पहुंचाएं। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये पता है कि आने वाले कुछ ही दिन उपरांत नवरात्रा शुरू होने वाला है, हिंदू नववर्ष। तो उसमें नवरात्रा के मध्य में ही हम APO का क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी क्लासेज BNSS चल रही है, उसके जो सीरीज के कार्यक्रम हैं वो मैंने रोके हुए हैं, वो स्टार्ट करने की मेरी योजना है। और संभव हुआ तो नवरात्रा में जूनियर डिवीज़न की भी जो सीरीज 4 टेस्ट करवा के रोक दी गई है वो भी कंटिन्यू होगी। आप सभी अधिवक्ता साथियों से चलने की अनुमति मांगते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूँगा। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।